लंदन की रात हमेशा की तरह ठंडी और खामोश थी। ऊंची इमारतों के बीच एक बड़े से अपार्टमेंट में हल्की रोशनी जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक युवक गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा शांत दिखता था, लेकिन भौहों के बीच हल्की सी सिकुड़न बता रही थी कि उसका मन किसी बेचैनी में उलझा हुआ है। वो 28 साल का था, लंबा कद, मजबूत शरीर और चेहरे पर ऐसी गंभीरता जो आम लोगों में नहीं दिखती। सपने में वो किसी और ही दुनिया में था। एक बड़ा सा कमरा, हल्की सफेद रोशनी और उसके सामने खड़ी एक युवती। वो करीब 21 साल की थी, सादे कपड़ों में, आंखों में नमी और आवाज में टूटन। तुम समझते क्यों नहीं हो कबीर? उसकी आवाज में शिकायत कम और दर्द ज्यादा था। कबीर आगे बढ़ना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। मैंने कभी तुम्हें बांधना नहीं चाहा, वो आखिरकार बोल पाया। मैंने सिर्फ तुम्हें खोने से डरना सीखा है। लड़की हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। डर प्यार नहीं होता कबीर, उसने कहा। डर सिर्फ डर होता है। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। आंखों में गुस्सा, आवाज में सख्ती। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने कहा। यही बेहतर है। कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं और उसी पल कबीर की आंखें खुल गईं। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सांसें तेज थीं, माथा पसीने से भीग चुका था। कुछ सेकंड तक वो बस छत को देखता रहा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो सपना था या याद। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल गए, बेहद धीमी आवाज में। वो बिस्तर से उठा और सीधे बाथरूम में चला गया। शॉवर चालू करते ही ठंडा पानी उसके सिर और कंधों पर गिरने लगा। पानी उसके शरीर से बह रहा था, लेकिन दिमाग में चल रही उथल पुथल शांत नहीं हो रही थी। शीशे में उसने खुद को देखा, लंबे बाल, तीखी आंखें और एक ऐसा चेहरा जिस पर सालों का बोझ साफ झलकता था। काफी देर बाद वो बाहर आया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब वापस जाना होगा। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर शिमला के पहाड़ों के बीच एक विशाल मेंशन में सुबह से ही हलचल थी। नौकर चाकर तेजी से काम कर रहे थे। कोई फूल सजा रहा था, कोई फर्श दोबारा साफ करवा रहा था। लिविंग रूम में एक भारी भरकम सोफे पर गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे थे। उम्र 85 साल, लेकिन आंखों की चमक और चेहरे का रौब किसी जवान से कम नहीं था। हाथ में चाय का कप था, जिसे वो धीरे धीरे पी रहे थे, जैसे हर घूंट के साथ बीते जमाने को याद कर रहे हों। घर में इतना शोर क्यों है? उन्होंने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा। जवाब देने से पहले ही एक तेज आवाज गूंजी, क्योंकि आज मेरा बेटा आ रहा है। माया शेखावत कमरे में खड़ी थी, गुस्से और आदेश देने की आदत के साथ। और मुझे कोई कमी नहीं चाहिए, उन्होंने नौकरों की तरफ देखते हुए कहा। एक भी चीज गलत हुई तो अच्छा नहीं होगा। नौकर सिर झुकाकर काम में लग गए। उसी वक्त सीढ़ियों से उतरता हुआ ईशान दिखाई दिया। 24 साल का, दुबला पतला लेकिन सुलझे हुए चेहरे वाला। उसकी चाल में झिझक थी। ईशान, माया की आवाज गूंजी। तुम्हें पता है आज कौन आ रहा है? ईशान ने सिर हिलाया। जी माँ। तो ये चेहरा क्यों बना रखा है? माया ने तंज कसते हुए कहा। खुशी नहीं हो रही? ईशान कुछ नहीं बोला। वो जानता था जवाब देने से हालात नहीं बदलेंगे। वह चुपचाप दादाजी के पास गया और बैठ गया। दादाजी, उसने धीमे से पूछा। भाई कब आएंगे? अभी 2 घंटे हैं, गजेंद्र सिंह ने कहा। धैर्य रखो। ईशान ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद वह उठकर अपने पिता के स्टडी रूम की ओर चला गया। विक्रम शेखावत फाइलें देख रहे थे। बेटे को देखकर उन्होंने चश्मा उतारा। क्या हुआ? ईशान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। पापा, क्या मैं माँ के लिए कभी उतना जरूरी नहीं रहूंगा? विक्रम ने फाइल बंद की और ईशान को पास बुलाया। हर इंसान एक सा नहीं होता, उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। ईशान की आंखें भर आईं। मैं कोशिश करता हूँ पापा, लेकिन कभी किसी ने कहा ही नहीं कि मैं अच्छा हूँ। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मजबूती से कहा। तुम अच्छे हो और तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। कुछ देर बाद ईशान स्टूडियो चला गया। पेंटिंग्स, ट्रॉफियां, खाली कमरा, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन आज वो ज्यादा देर नहीं रुका। उसे पता था कि आज एयरपोर्ट जाना जरूरी है। एयरपोर्ट पर माहौल बिल्कुल अलग था। काले कपड़ों में सुरक्षा, महंगी गाड़ियां और लोगों की फुसफुसाहट। फिर वो दिखाई दिया, कबीर शेखावत। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर भाव कम और आंखों में गहराई ज्यादा। ईशान ने उसे देखते ही आगे बढ़कर गले लगा लिया। भाई, आप आ गए। कबीर ने हल्के से उसके कंधे थपथपाए। हाँ ईशान, बस इतना ही। लेकिन उन 2 शब्दों में भी एक दूरी थी। गाड़ियों का काफिला मेंशन की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही माया ने कबीर को गले लगाया। मुझे तुम याद आ रहे थे, उन्होंने कहा। मैं जानता हूं, कबीर ने शांति से जवाब दिया। वो किसी से ज्यादा बात किए बिना सीधे एलिवेटर की ओर बढ़ गया। 5वां फ्लोर उसकी निजी दुनिया।
कमरे में घुसते ही उसने गहरी सांस ली। वही पेंटिंग्स, वही खामोशी। कपड़े बदलते वक्त शीशे में खुद को देखा और एक पुरानी आवाज फिर कानों में गूंज गई। तुम ऐसे ही रहो कबीर, जैसे हो। उसका फोन बजा। सर, आर्यन की आवाज आई, हमें वो मिल गई हैं। कबीर की उंगलियां फोन पर कस गईं। कहाँ? अभी चंडीगढ़ में, कल तक शिमला आएंगी। कॉल कट होते ही वो उस बंद कमरे की ओर गया। लाइट जली और दीवारों पर लगी तस्वीरें चमक उठीं। हर तस्वीर में वही लड़की सिया, मुस्कुराती हुई, जिंदा, बेखबर। कबीर ने धीरे से कहा, अब कहानी अधूरी नहीं रहेगी। उधर चंडीगढ़ में जारा अपने भाई के पीछे दौड़ते हुए हंस रही थी। रेहान, मेरी फाइल दे दो, वरना सच में मुश्किल हो जाएगी। रेहान सोफे पर बैठते हुए बोला, आप फिर चली जाएंगी और घर फिर खाली हो जाएगा। जारा कुछ नहीं बोली। उसने बस अपने भाई के सिर पर हाथ रखा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शिमला में कोई उसका इंतजार कर रहा है और वो मुलाकात दोनों की जिंदगी बदलने वाली। उस वक्त कबीर 22 साल का था। शेखावत मेंशन में रहते हुए भी वो खुद को वहां का नहीं समझता था। सब कुछ बहुत बड़ा था, कमरे, दीवारें, नाम, रुतबा, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। वो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर लगातार कुछ टूट रहा था। सिया उसकी जिंदगी में अचानक नहीं आई थी। वो धीरे धीरे आई थी, जैसे ठंडी हवा जो पहले महसूस नहीं होती लेकिन बाद में रूह तक उतर जाती है। सिया 19 साल की थी, कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, किताबों और बारिश से प्यार करने वाली और दुनिया को बहुत सीधे तरीके से देखने वाली लड़की। वो शिमला में अपने मामा के घर कुछ महीनों के लिए आई थी। उसी दौरान एक लोकल लाइब्रेरी में पहली बार उनकी मुलाकात हुई। कबीर एक कोने में बैठा किताब पलट रहा था। सिया पास आई और बोली, अगर आप इस किताब को ऐसे पढ़ेंगे तो शायद इसका मतलब ही बदल जाएगा। कबीर ने चौंककर उसकी तरफ देखा। और आप कौन होती हैं ये तय करने वाली? उसने हल्के तंज में कहा। सिया मुस्कुरा दी। कोई नहीं, उसने कंधे उचकाए, बस जिसे ये किताब बहुत पसंद है। कबीर पहली बार किसी लड़की से इस तरह बात कर रहा था, जो उससे डरी हुई नहीं थी, न ही प्रभावित होने की कोशिश कर रही थी। आप यहाँ अक्सर आती हैं? कबीर ने पूछा। जब मन भारी होता है, सिया ने जवाब दिया। और आपको? जब मन खाली होता है। उस जवाब पर सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, खालीपन भारीपन से ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं से बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे लाइब्रेरी, कैफे और पहाड़ी रास्ते उनकी मुलाकातों की जगह बन गए। सिया बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो कबीर को लगता था कि कोई उसके भीतर झांक रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े थे। सिया ने हाथ फैलाकर बारिश महसूस की और हंसते हुए बोली, मुझे बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कोई नकाब नहीं रहता। कबीर ने पूछा, और लोग? सिया ने उसकी तरफ देखा। लोगों में हमेशा नकाब होता है, खासकर ताकतवर लोगों में। कबीर को लगा जैसे वो सीधे उसी से बात कर रही हो। कुछ दिनों बाद सिया ने पहली बार उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, उसने कहा, लेकिन तुम वहां खुश नहीं लगते। कबीर ने गहरी सांस ली। खुशी हमारे घर में कमजोरी मानी जाती है। सिया ने तुरंत कहा, तो फिर तुम कमजोर होना सीखो। कबीर हंस पड़ा। मेरे लिए ये आसान नहीं है। मेरे लिए भी नहीं, सिया ने धीरे से कहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूं। वो पहली इंसान थी जिसने कबीर को ये एहसास दिलाया कि उसे हर वक्त मजबूत रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिया समझदार भी थी। वह कबीर की दुनिया को देख रही थी, सुरक्षा, डर, नाम और चुप्पी। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। एक शाम उन्होंने लंबी बात की। सिया ने कहा, अगर मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाई तो? कबीर ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सिया ने सिर हिलाया। मुझे बचाने की नहीं, साथ चलने की जरूरत है। वहीं से उनके बीच पहली दरार पड़ी। कुछ हफ्तों बाद कबीर को लंदन वापस जाना पड़ा। जाते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम लौटोगे, लेकिन शायद तब मैं वही नहीं रहूंगी। और वही हुआ। कबीर लौटा, लेकिन सिया चली गई थी, बिना कोई पता छोड़े, बिना कोई जवाब दिए। उस दिन कबीर को पहली बार लगा कि ताकत भी हार सकती है। सिया ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो डर गई थी कबीर से नहीं, बल्कि उस दुनिया से जो धीरे धीरे उसे निगल रही थी। वो खुद को खोना नहीं चाहती थी, और कबीर ने उसी दिन तय किया था, अब वो किसी को भी इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सालों बाद जब उसे पता चला कि सिया फिर शिमला लौट रही है, तो उसका दिल उसी जगह आकर रुक गया जहां से सब शुरू हुआ था। सिया को शिमला लौटे 2 दिन हो चुके थे। पहाड़ वैसे ही थे जैसे उसे याद थे, ठंडे, शांत और थोड़े उदास। लेकिन अब वो वैसी नहीं थी जैसी सालों पहले यहां से गई थी। वक्त ने उसे मजबूत बना दिया था और कुछ हद तक थका भी। वो अपने मामा के घर के बालकनी में खड़ी चाय पकड़े बाहर देख रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। हर गुजरती आवाज पर उसका दिल हल्का सा धड़क जाता था, जैसे कोई अनजाना डर अब भी उसके भीतर जिंदा हो।
इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उसने खुद से बुदबुदाकर पूछा। उसे पता था जवाब क्या है। कबीर। वो नाम उसके लिए कभी खत्म नहीं हुआ था, बस दबा दिया गया था। उसी वक्त शेखावत मेंशन के 5वें फ्लोर पर कबीर खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में फोन, लेकिन स्क्रीन बंद। बाहर फैले पहाड़ों को वो देख रहा था, पर असल में कुछ और ही देख रहा था। वो लाइब्रेरी, वो बारिश और वो लड़की जो बिना डरे उसकी आंखों में देखती थी। आर्यन की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। सर, वो वापस आ गई हैं। कबीर ने गहरी सांस ली। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, अभी नहीं। वो जानता था, अगर वो अभी उससे मिला तो बरसों की बनाई दीवारें एक पल में गिर जाएंगी। अगले दिन सिया लाइब्रेरी गई, वही पुरानी लाइब्रेरी जहां सब शुरू हुआ था। उसने किताब निकाली, वही कोना चुना, लेकिन पढ़ नहीं पाई। हर पल उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, उसने खुद को समझाया। तभी कुर्सी खिसकने की आवाज आई। सिया ने नजर उठाई। सामने कबीर बैठा था। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। आसपास की आवाजें जैसे गायब हो गई थीं। सिर्फ उनकी सांसों की हल्की आवाज मौजूद थी। तुम? सिया के मुंह से बस यही निकला। तुम ठीक हो? कबीर की आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था। सिया ने किताब बंद कर दी। ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए या नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कबीर ने नजर झुका ली। मैंने तुम्हें ढूंढा, उसने कहा। बहुत साल। सिया का दिल तेज हो गया। और जब मिल गई, उसने पूछा, तो समझ आया कि ढूंढना आसान था। कबीर ने कहा, तुम्हें समझना अब भी मुश्किल है। सिया हल्की सी हंसी। तुम अब भी सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हो। कबीर ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। और तुम अब भी भागना। ये बात चुभ गई। सिया उठ खड़ी हुई। मैं भागी नहीं थी, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। मैं खुद को बचाने गई थी। कबीर भी खड़ा हो गया। और मुझे? उसकी आवाज पहली बार भारी हुई। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर सिया बोली, तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं थी कबीर, तुम तो वैसे भी मजबूत थे। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। मजबूत होना, उसने कहा, हमेशा जीत नहीं होता। लाइब्रेरी में लोग थे, लेकिन उनके बीच की दुनिया अलग थी। सिया ने बैग उठाया। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, कबीर ने कहा, बस ये जानना चाहता हूं, अब भी क्या तुम मुझसे डरती हो? सिया ने दरवाजे पर रुककर जवाब दिया। नहीं, उसने कहा, अब मैं खुद से नहीं डरती। वो बाहर चली गई। कबीर वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ, वो लड़की जिसे उसने कभी कमजोर समझा था, अब उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। और ये एहसास उसे डराने लगा। उधर सिया बाहर ठंडी हवा में गहरी सांस ले रही थी। दिल भारी था, लेकिन हल्का भी। उसे पता था, ये मुलाकात आखिरी नहीं थी। शाम उतर चुकी थी। शिमला की सड़कों पर पीली लाइटें जल चुकी थीं और हल्की हल्की ठंड हवा में घुल रही थीं। सिया कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। लाइब्रेरी वाली मुलाकात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। कबीर की आंखें वही पुरानी गंभीरता, लेकिन अब उसमें एक थकान भी थी। उसका फोन टेबल पर रखा था। स्क्रीन कई बार जली, बुझी। वो जानती थी, वो कॉल उसी की हो सकती है। और वो ये भी जानती थी कि वो खुद क्या चाहती है, ये अभी साफ नहीं था। उधर कबीर ड्राइव कर रहा था। सड़कें खाली थीं, लेकिन उसका दिमाग शोर से भरा हुआ था। आर्यन बगल की सीट पर बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। सर, आर्यन ने आखिरकार कहा, अगर आप चाहें तो मैं मीटिंग कैंसिल करवा दूं। कबीर ने बिना देखे जवाब दिया, मीटिंग से नहीं भाग रहा मैं। तो फिर? कबीर ने गाड़ी साइड में रोक दी। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उस वक्त से भाग रहा था जब मैंने उसे जाने दिया था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें सलाह से नहीं सुलझती। उस रात सिया को नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर पानी पीती, फिर बिस्तर पर बैठ जाती। यादें बिना इजाजत लौट रही थीं। पहली मुलाकात, पहली बहस, और वो आखिरी दिन जब सब कुछ अधूरा छूट गया था। सुबह उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम तैयार हो तो आज शाम बात करनी चाहिए। कबीर सिया ने स्क्रीन को देर तक देखा, फिर फोन रख दिया। कुछ मिनट बाद फिर उठाया। कहाँ? बस इतना ही लिखा। जवाब तुरंत आया, वही जगह जहां तुम हमेशा सच बोलती थीं। सिया समझ गई। झील। शाम को आसमान हल्का सा गुलाबी था। झील के किनारे ठंड बढ़ चुकी थी। सिया शॉल ओढ़े खड़ी थी, पानी में पड़ती रोशनी को देख रही थी। पीछे से कदमों की आहट आई। तुम हमेशा पहले पहुंच जाती हो, कबीर की आवाज आई। सिया ने पलटकर देखा। क्योंकि इंतजार मुझे पसंद नहीं, उसने कहा, चाहे सवालों का हो या लोगों का। कबीर पास आकर रुका, थोड़ा सा फासला रखकर। मैंने तुम्हें कभी जवाब नहीं दिया, उसने कहा। उस दिन। सिया ने उसकी तरफ देखा। आज दोगे? कबीर ने झील की तरफ नजर घुमाई। मैं डर गया था, उसने सीधे कहा। पहली बार किसी चीज के खोने से।
सिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज स्थिर रही। और मैंने सोचा था, उसने कहा, कि तुम मुझे चुनोगे। कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उसने कहा। मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। और मैं? सिया ने पूछा। मैं इंतजार करती रहती। कबीर चुप रहा। यही उसका जवाब था। सिया ने गहरी सांस ली। आज मैं वही गलती नहीं करूंगी, उसने कहा, खुद को पीछे रखकर। कबीर ने धीरे से पूछा, तो क्या अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? सिया ने उसकी आंखों में देखा। सब कुछ बचा है, उसने कहा, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था। वो मुड़ी और जाने लगी। 2 कदम बाद रुकी। कबीर, उसने कहा, अगर आगे बढ़ना है तो सच के साथ बढ़ना होगा। आधे जवाब अब नहीं चलेंगे। कबीर ने सिर हिलाया। पहली बार उसे लगा, ये लड़ाई अब उसे अकेले नहीं लड़नी है। लेकिन शर्तें बदल चुकी हैं। झील फिर से शांत हो गई, लेकिन दोनों के भीतर कुछ टूट भी चुका था और कुछ नया बन भी रहा था। रात गहराने लगी थी। झील से लौटने के बाद सिया देर तक कमरे में टहलती रही। कबीर की बातें उसके कानों में अटकी हुई थीं, जैसे कोई अधूरा वाक्य बार बार खुद को पूरा करना चाहता हो। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा भीतर आई, लेकिन मन की गर्मी कम नहीं हुई। दूसरी तरफ कबीर अपने घर लौटा तो पूरा मेंशन अजीब सा शांत था। आमतौर पर यह शांति उसे सुकून देती थी, लेकिन आज ये उसे चुभ रही थी। वो सीधे अपने स्टडी रूम में गया, फाइलें खोली, लैपटॉप ऑन किया, लेकिन एक भी शब्द पढ़ नहीं पाया। फोन बजा। कबीर, माया की आवाज थी। तुम आज मीटिंग में नहीं आए? जरूरी काम था, उसने छोटा सा जवाब दिया। मुझसे ज्यादा जरूरी? माया ने हल्की हंसी के साथ पूछा, लेकिन उस हंसी में सवाल था। कबीर चुप रहा। माया ने आवाज धीमी कर ली। वो वापस आ गई है ना? कबीर ने आंखें बंद कर लीं। हाँ। कुछ पल की चुप्पी, फिर माया बोली, तुम जानते हो, इस घर में कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे तुम भाग नहीं सकते। कबीर ने फोन टेबल पर रख दिया। और तुम जानती हो, उसने कहा, कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। कॉल कट गई। उधर सिया को भी एक कॉल आया। मामा की पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। सिया, उन्होंने कहा, कल शेखावत परिवार की तरफ से पूजा है, सबको बुलाया गया है। सिया समझ गई। ये सिर्फ पूजा नहीं थी। मुझे जाना होगा? उसने पूछा। अब तो जाना ही चाहिए, मामी ने कहा। आखिर तुम्हारा नाम भी कभी उस घर से जुड़ा था। अगली सुबह शेखावत मेंशन में हलचल थी। फूल, अगरबत्तियां और धीमी मंत्रों की आवाज। सिया जब वहां पहुंची तो कुछ पल के लिए रुक गई। वही सीढ़ियां, वही बड़ा दरवाजा, लेकिन अब वो लड़की नहीं थी जो कभी यहां डरी डरी खड़ी रहती थी। कबीर ने उसे दूर से देखा। उसका दिल एक पल को रुक गया। वो उसके पास आया। तुम आओगी? मुझे यकीन नहीं था, उसने कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। मैं अब भागती नहीं, उसने जवाब दिया। तभी कबीर की माँ आगे आईं। उनकी आंखों में हैरानी थी, फिर पहचान। सिया, उन्होंने कहा। इतने साल बाद। नमस्ते, सिया ने शांत स्वर में कहा। माँ ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर सवाल साफ थे। पूजा शुरू हुई। सब लोग बैठे थे, लेकिन सिया को महसूस हो रहा था कि कई नजरें उसी पर टिकी हैं। फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं। तभी कबीर के पिता की आवाज गूंजी। आज हम एक अहम बात भी सबके सामने रखना चाहते हैं। कबीर ने उनकी तरफ देखा। उसका अंदेशा सच होने वाला था। शेखावत ग्रुप के भविष्य को लेकर उनके पिता बोले, कुछ फैसले तय हो चुके हैं। सिया ने कबीर की तरफ देखा, और उसी पल उसे समझ आ गया, आज सिर्फ पूजा नहीं थी। आज पुराने जख्म फिर से खुलने वाले थे। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, जो भी हो, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में स्थिरता के साथ। और मैं, उसने कहा, अब किसी के फैसले का हिस्सा नहीं बनूंगी। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ टूटने वाला था, या शायद पहली बार सही तरीके से जुड़ने वाला था। पूजा के बाद आंगन धीरे धीरे खाली होने लगा। लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर बातें कर रहे थे, लेकिन सिया को ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज उससे दूर होती जा रही हो। वो पीछे वाले बगीचे की तरफ चल दी, वही बगीचा जहां कभी उसने पहली बार कबीर को मुस्कुराते देखा था। वो वहां अकेली नहीं थी। कबीर पहले से खड़ा था। पेड़ों के बीच आती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुड़ा और सिया को देखते ही रुक गया। तुम हमेशा यहाँ चली आती हो, उसने कहा, जब दिल भारी हो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, इतनी कि कबीर उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। आज तुमने कुछ नहीं कहा, सिया ने धीमे स्वर में कहा, जब सब मेरे बारे में फैसले ले रहे थे। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर बोल देता, उसने कहा, तो खुद को रोक नहीं पाता।
सिया ने उसकी आंखों में देखा। किससे? तुमसे, कबीर ने बिना झिझक कहा। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। सिया ने उसकी शर्ट की बाजू हल्के से पकड़ ली, बहुत हल्का, लेकिन इतना कि कबीर का दिल तेज हो जाए। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैं आज भी तुम्हें वैसे ही पढ़ लेती हूँ। कबीर ने उसकी कलाई थाम ली, लेकिन पकड़ में कोई जोर नहीं था, बस यकीन था। और मुझे पता है, उसने कहा, कि अगर आज मैंने तुम्हें जाने दिया तो ये मेरी सबसे बड़ी कायरता होगी। सिया की आंखें भर आईं। कबीर, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं अब आधे प्यार के लिए वापस नहीं आई। कबीर ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। तो पूरा लो, उसने कहा, डर के साथ, गलती के साथ, लेकिन सच के साथ। सिया की सांस अटक गई। वो उसके इतना करीब थी कि एक कदम और सब बदल सकता था, लेकिन उसने वही किया जो उसे और भी मजबूत बना गया। उसने अपना माथा उसके कंधे से टिका दिया। कबीर की आंखें बंद हो गईं। उसका हाथ अपने आप सिया की पीठ पर आ गया, इन रोका हुआ, न जल्दबाज, बस थामने वाला। इतने साल, सिया ने कहा, मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारे बिना ठीक हूं। कबीर ने धीमे से जवाब दिया, और मैं खुद को सजा देता रहा कि मैंने तुम्हें खो दिया। वे अलग हुए, बस इतना कि एक दूसरे को देख सकें। कबीर ने उसके माथे को हल्के से छुआ, एक इशारा, एक वादा, कोई हड़बड़ी नहीं। इस बार, उसने कहा, मैं भागूंगा नहीं। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। इस बार उसने कहा, मैं भी इंतजार नहीं करूंगी। दूर से किसी ने उन्हें पुकारा, लेकिन उस पल उनके लिए दुनिया सिर्फ वहीं तक थी। दो दिल जो आखिरकार एक ही सच्चाई स्वीकार कर चुके थे। बगीचे में हवा थोड़ी तेज हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, जैसे वे भी उस पल की गवाही दे रही हों। सिया ने खुद को थोड़ा संभाला और एक कदम पीछे हटकर कबीर को देखा। एक बात है, उसने कहा, जो मैंने कभी तुमसे कही नहीं। कबीर ने उसकी तरफ पूरा ध्यान कर लिया। आज कह दो, उसने कहा, आज अधूरा मत छोड़ो। सिया ने गहरी सांस ली। जब मैं यहां से गई थी, उसने कहा, तो इसलिए नहीं कि मेरा प्यार कम था, बल्कि इसलिए कि अगर मैं रुक जाती तो खुद को खो देती। कबीर की आंखें नम हो गईं। और मैं ये समझता रहा, उसने धीमे से कहा, कि तुमने मुझे छोड़ दिया। नहीं, सिया ने सिर हिलाया, मैंने खुद को चुना था, ताकि एक दिन तुम्हारे सामने बराबरी से खड़ी हो सकूं। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। और आज? उसने पूछा। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं यहां हूं क्योंकि मैं मजबूत हूं, किसी के सहारे नहीं, अपनी मर्जी से। कबीर के चेहरे पर पहली बार पूरी राहत दिखाई दी। तुम्हें पता है, उसने कहा, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। वो रुका, फिर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं सिया। उस तरह नहीं जो तुम्हें बांध ले, बल्कि उस तरह जो तुम्हें और ऊंचा उठा दे। कुछ पल के लिए सिया कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने बहुत शांत, बहुत सच्ची आवाज में कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं कबीर, लेकिन इस बार शर्तें साफ हैं। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। बताओ। कोई छुपाव नहीं, सिया ने कहा, कोई अधूरे फैसले नहीं। और अगर कभी डर लगे तो हम भागेंगे नहीं, बात करेंगे। कबीर ने सिर झुका दिया। मंजूर, उसने कहा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें खोने से ज्यादा खुद को खोने से डरता हूं। उसने धीरे से सिया का हाथ थामा। इस बार वो स्पर्श किसी सवाल का नहीं था, वो एक वादा था। दूर से कदमों की आहट आई। कबीर की माँ बगीचे की तरफ आ रही थीं। सिया ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने बस कबीर की तरफ देखा और कहा, अब जो भी हो, हम साथ खड़े होंगे। कबीर ने उसकी उंगलियां हल्के से दबाईं। साथ, उसने दोहराया। उनकी नजरें मिली और पहली बार अतीत बोझ नहीं लगा। वो बस एक रास्ता था जो उन्हें यहां तक लाया था। बगीचे में हल्की रोशनी रह गई थी। दूर से आती आवाजें अब साफ नहीं थीं, जैसे दुनिया ने उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया हो। सिया ने अपना हाथ अब भी कबीर की उंगलियों में महसूस किया। वो पकड़ न तो कसकर थी, न ढीली, बस यकीन से भरी हुई। अजीब है, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने साल बाद भी तुम्हारा हाथ वही एहसास देता है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैंने कभी उसे छोड़ा ही नहीं, उसने कहा, बस खुद को समझाता रहा कि भूल गया हूं। सिया ने सिर झुका लिया। और मैं खुद को समझाती रही कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। कबीर ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, अब समझाने की जरूरत नहीं। उसने सिया की ठुड्डी को हल्के से उंगली से छुआ, इतना हल्का कि इजाजत जैसा लगा। सिया ने नजरें उठाईं। उनकी आंखों के बीच की दूरी बहुत कम थी। कबीर, सिया ने धीमे से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि सब फिर से बिखर न जाए। कबीर ने उसके माथे से अपना माथा टिका दिया। अगर बिखरेगा भी, उसने फुसफुसाकर कहा, तो इस बार हम दोनों मिलकर समेटेंगे। सिया की आंखें बंद हो गईं। उस पल में कोई वादा भारी नहीं था, बस सुकून था। कबीर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसे अपने पास खींचा। जल्दबाजी नहीं, हक नहीं, सिर्फ अपनापन। सिया ने पहली बार बिना सोचे उसके सीने पर सिर टिका दिया। मुझे ये पल याद रखना है, उसने कहा, जब सब कुछ साफ है। कबीर की आवाज उसके बालों में खो गई।
मैं हर पल याद रखना चाहता हूँ, उसने कहा। जब तुम यूं भरोसा करती हो। वे थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहे, बिना शब्दों के, बिना सवालों के। फिर सिया अलग हुई और मुस्कुराई। चलो, उसने कहा, आज की रात यहीं खत्म करते हैं। कबीर ने भौहें उठाईं। डर लग रहा है? सिया ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, इसलिए कि मैं इसे जल्दी में खत्म नहीं करना चाहती। कबीर मुस्कुरा दिया, वो मुस्कान जो सिर्फ सिया के सामने आती थी। फिर कल, उसने कहा। फिर कल, सिया ने दोहराया। वे साथ साथ अंदर की तरफ चले। हाथ छूट गया, लेकिन एहसास नहीं। और पहली बार रोमांस किसी तूफान जैसा नहीं था। वो एक शांत गहरी नदी जैसा था, जो दोनों को उसी दिशा में बहा रही थी। अगली सुबह धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सिया बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। तभी नीचे से आवाज आई, अगर ऐसे ही मुस्कुराती रही तो लोग शक करने लगेंगे। सिया ने झुककर देखा। कबीर नीचे खड़ा था, सनग्लास लगाए, हाथ जेब में डाले। तुम यहाँ? सिया ने हैरानी दिखाई, लेकिन आंखों में खुशी साफ थी। कल कहा था ना? फिर कल, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वादे निभाने लगा हूं। सिया ने आंखें घुमाईं। वाह, बड़ा बदलाव है। सिर्फ तुम्हारे लिए, कबीर ने बिना झिझक जवाब दिया। सिया हंस पड़ी। नीचे आओ, उसने कहा। लोग सच में शक करने लगेंगे। थोड़ी देर बाद वे सड़क पर साथ चल रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी। पहाड़ों की हवा हल्की थी और बातों में बेवजह की हंसी। तुम्हें याद है, सिया ने कहा, तुम हमेशा मेरे कॉफी ऑर्डर में चीनी कम कर देते थे। कबीर ने मासूमियत दिखाई। मैं तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखता था। झूठ, सिया ने उसे हल्का सा धक्का दिया। तुम्हें बस कड़वी कॉफी पसंद थी। कबीर हंस पड़ा। ठीक है, आज तुम्हारी मर्जी। उन्होंने एक छोटे से कैफे में जगह ली। कबीर ने मेन्यू सिया की तरफ बढ़ाया। आज तुम डिसाइड करो, उसने कहा। सिया ने भौं उठाई। और कंट्रोल? आज छुट्टी पर है, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। कॉफी आने तक दोनों बाहर देखते रहे। कबीर, सिया ने अचानक कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात का? इतना आसान लग रहा है सब, सिया ने कहा। हम दोनों, यूं हंसते हुए। कबीर ने कप उठाते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि इस बार हम लड़ नहीं रहे, हम साथ चल रहे हैं। सिया मुस्कुरा दी। स्मार्ट जवाब। प्रैक्टिस है, कबीर ने कहा। तुम्हारे सवालों की। वो हंसी जो सिया ने रोकी हुई थी बाहर आ गई। तुम बदल गए हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने कहा, बस तुम्हारे सामने खुद होने लगा हूं। सिया ने कप उठाया। तो इस पर उसने कहा, एक टोस्ट। किस बात का? कबीर ने पूछा। बिना डर के हंसने का, सिया ने कहा। कप टकराए। कोई वादा नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे के साथ होने में हल्के हो रहे थे। और शायद यही सबसे खूबसूरत शुरुआत थी।